हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स बीकॉम पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक और चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अमेलगमेशन ऑफ अ कंपनी। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, न्यू चैप्टर भी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इसे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सॉरी, तो आपके लिए एक न्यू चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ज्यादा मुश्किल चैप्टर भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है, तो इसे जरूर जरूर करिएगा। अगर आप एग्जाम में या आपके सिलेबस में ये है तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि चैप्टर का मतलब समझ लेना और जरूरी होता है उसके न्यूमेरिकल पार्ट से। तो सबसे पहले आज हम आपके साथ इसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है थ्योरी के तौर पर। और सबसे पहले व्हाट इज अमेलगमेशन, राइट? तो अमेलगमेशन का मतलब यही होता है डियर, जब दो कंपनीज बंद होकर एक नई कंपनी खुल जाती है, न्यू, बिल्कुल एकदम नई कंपनी, तो उसको बोलते हैं अमेलगमेशन। प्योर अमेलगमेशन इसको बोला जाता है। उससे क्या बेनिफिट होता है, क्यों करा जाता है? सबसे पहला रीजन मेरे दिमाग में यही आता है कि अमेलगमेशन हुआ क्यों। मान लीजिए डियर, अगर मेरा कोई कोचिंग सेंटर है और एक दूसरा कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब उनके पास बहुत तरीके की स्क्रीन है और कैमराज हैं, सब चीजें बहुत अच्छी हैं उनके पास टेक्नोलॉजिकली। बट अगर मान लीजिए कि मेरे कोचिंग सेंटर में टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है बट हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज बहुत कम है, तो कहीं हम लैक कर रहे हैं, कहीं वो लैक कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि अगर हम एक साथ मिल जाते हैं, मर्जर जिसे भी आप वर्ड बोल सकते हैं, अमेलगमेशन बोल सकते हैं, तो अगर ये चीज हो जाती है तो दोनों को बेनिफिट होगा उससे, क्योंकि हमारे पास अच्छा स्टाफ है और उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो साथ में मिल जाने से दोनों को बेनिफिट होता है। तो दिस इज व्हाट अमेलगमेशन। दो कंपनीज तब अमेलगमेट होती हैं जब उन्हें लगता है कि किसी एक का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा वीक पॉइंट है और हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनका वीक पॉइंट है, तो साथ में मिल जाएंगे तो दोनों के सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही रह जाएंगे और वीक पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो टर्म और हैं जिनको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अमेलगमेशन को हमने क्या लिखा है, ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, एग्जिस्टिंग कंपनी थी, ये बंद हो गई और उसकी जगह कौन बन गई, डी कंपनी। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जो कंपनी बंद होती है उनको बोलते हैं वेंडर कंपनी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया इस नई कंपनी को, तो ये हो गई आपकी परचेजर कंपनी और ये हो गई सेलर कंपनी। तो सेलर कंपनी को हम या वेंडर बोलते हैं या ट्रांसफरर बोलते हैं। और जो कंपनी खरीद रही होती है, न्यू कंपनी जो खरीद रही होती है, उसको बोलते हैं वेंडी कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी या बायर कंपनी। इज इट ओके? तो ये आपके पास प्योर अमेलगमेशन है। कुछ और इसके अंदर शब्द हैं जो हमें समझने जरूरी हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल मून लिमिटेड, उसको एक और एग्जिस्टिंग कंपनी स्टार लिमिटेड टेक ओवर कर लेती है, जो आपने बहुत बार सुना है, जैसे बैंकों का आजकल हो रहा है, तो टेक ओवर कर लेती है। मतलब ये भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी, ये भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या था, दो एग्जिस्टिंग कंपनी बंद करके एक न्यू कंपनी बनी थी। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये कंपनी बंद हो रही है और स्टार लिमिटेड के अंदर मर्ज हो रही है। ठीक है, तो या मर्ज हो रही है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म को क्या बोला जाता है, अमेलगमेशन नहीं बोलते यहाँ पे, क्योंकि एक न्यू कंपनी नहीं फॉर्म हुई, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना अपने अंदर। और इसमें भी जो कंपनी बंद हो रही है वो है मून लिमिटेड, उसको बोलते हैं वेंडर कंपनी या सेलर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी। और जो कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है वो है वेंडी कंपनी या फिर परचेजर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी। इज इट ओके? फिर एक और शब्द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो कभी कभी थ्योरी में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसीलिए हमने आपको क्लियर करा है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई एक ही कंपनी है जो काफी टाइम से लॉस अर्न कर रही है या बहुत बुरी हालत है उसके बिजनेस की, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर में सेटिंग चेंज करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम घर ही चेंज कर लेते हैं। इट्स लाइक दैट कि उस कंपनी को लगता है कि सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक वर्ड हम पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं कि अंदर से कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर सेटिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमें जरूरी है पूरी की पूरी कंपनी ही बदल दी जाए, यानी उसका एक नया स्ट्रक्चर, नया डायरेक्टरशिप, नया मैनेजमेंट, सब कुछ नया लाया जाए। तो ऐसे में इस कंपनी को बंद करके वही कंपनी एक न्यू कंपनी क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब आप कहेंगे चैप्टर तो अमेलगमेशन का, ये तीन तीन शब्द क्यों पढ़ा दिए मैम ने? रीजन ये है डियर कि इन तीनों का ही जो आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सेम है, तो इनके लिए अलग अलग चैप्टर नहीं बनाए गए। कितनी खुशी की बात है, इन्हें एब्जॉर्प्शन हो तब भी आपको यही ट्रीटमेंट सीखना है जो आप अमेलगमेशन के लिए सीख रहे हैं, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी सेम। और सबसे आपको मजे की बात ये बताते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो अमेलगमेशन के कम एब्जॉर्प्शन के ज्यादा आते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको अमेलगमेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो कंपनी वेंडर मिलेंगी, तो उस केस में आपको दो कंपनीज के अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे और फिर नई कंपनी का भी, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए जनरली आपको एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए, ऑलवेज कुछ नहीं होता, मेरी थिंकिंग है, तो ऐसा नहीं मैं कह रही कि हमेशा ही एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आता है, तो जनरली आपके पास एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आता है, अमेलगमेशन भी आ सकता है। बट क्योंकि इन सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, तो ये हमारे लिए एक ही स्टैंड रखती है। इज इट ओके?
उसके बाद हम एक और खास बात करते हैं अमेलगमेशन के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने अमेलगमेशन की कुछ टाइप बनाई है, ठीक है, यानी आप अमेलगमेट हो रहे हो, दो पर्पस है आपके, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इसको मैंने समझने के लिए कैसे समझा कि जैसे अगर आप सच में किसी कंपनी के साथ सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, उसकी मैनेजमेंट नहीं बदलना चाहते, उसकी ओनरशिप नहीं बदलना चाहते, आप उसको एज इट इज पसंद करते हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तुम एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, तो बिल्कुल वही बात है कि अगर आप मुझे अमेलगमेट कर रहे हो और मुझे एज इट इज पिक कर रहे हो जैसी मेरी सिचुएशन है, तो उसको बोलते हैं अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जिससे मेरी लैंग्वेज में प्योर अमेलगमेशन वर्ड बोल सकती हूँ मैं। और एक होता है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी सामने वाले की चीजों में बदलाव करके उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारा नेचर मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा ये बदलो, थोड़ा वो बदलो, थोड़ा ये बदलो, तो इंसान आपके में बदलाव चाहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो कंपनी आपको टेक ओवर कर रही है, अगर वो आपकी एसेट्स लाइबिलिटीज बदल देती है, आपकी मैनेजमेंट में थोड़ा बदलाव कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई यूज है थ्योरेटिकल के अलावा? बिल्कुल है डियर, न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरेटिकली तो जो मैं आपको कंडीशन बताने जा रही हूँ ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, वेदर इट इज बीकॉम ऑनर्स, वेदर इट इज बीकॉम पास। थ्योरेटिकली आपको कंडीशंस लर्न होनी चाहिए, न्यूमेरिकल करने के लिए भी अगर आपको कंडीशन लर्न नहीं है तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अमेलगमेशन किस टाइप का है, मर्जर नेचर का है या परचेज नेचर का है। अगर मर्जर नेचर का है तो जो वेंडी कंपनी होती है, वेंडी मींस न्यू कंपनी जो होती है, उसके अकाउंट्स में जनरल एंट्री अलग तरीके की होती है। और अगर परचेज नेचर की है तो उसमें वेंडी कंपनी में जनरल एंट्री अलग तरीके की होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इज इट ओके? तो क्या कंडीशंस हैं भाई जिससे हमें पता चलता है कि जो अमेलगमेशन है ये प्योर अमेलगमेशन है, ये वाकई में तो कंपनीज मिलना चाहती हैं, ना कि एक दूसरे पर हक जमाना चाहती है, एक दूसरे के ऊपर ओवर पावर नहीं करना चाहती, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर मर्जर, पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये आपके पास अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, ध्यान सुनिएगा, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। तो क्या है पांच कंडीशन? पहली कंडीशन, ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी, वेंडर मतलब जो कंपनी बंद हो रही है उसकी सारी एसेट एंड लाइबिलिटी वेंडी कंपनी को लेनी है, तभी तो हम प्योर अमेलगमेशन बोलेंगे ना। इन दोनों की जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ये वेंडी कंपनी की बन जानी चाहिए। इज इट ओके? पहली कंडीशन, ऑल, ध्यान रखिएगा, एक भी एसेट अगर वेंडी कंपनी मना कर रही है, कहती है कि डीलिमिटेड टेक बिल्डिंग मशीनरी एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ ए लिमिटेड, तो बस सिंपल सी बात समझ जाना कि अमेलगमेशन इज द नेचर ऑफ परचेज है, क्योंकि यहाँ पर शब्द है ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ वेंडी कंपनी बिकम द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द, सॉरी, वेंडर कंपनी बिकम द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द वेंडी कंपनी, वेंडर जो बंद हो रही है, वेंडी जो नहीं बन रही है। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द वेंडी कंपनी। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर मैं किसी भी और कोचिंग सेंटर को अपने में अमेलगमेट कर रही हूँ, ठीक है ना, तो प्योर अमेलगमेशन कब होगा? जो उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसा उनका मैनेजमेंट है, मैं उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करूँ, राइट, जो ऑनर्स हैं उनके। लेकिन अगर मैं उनके ऑनर्स बदल दूं, ठीक है ना, तो फिर तो आप समझ जाइए ना कि मैं उसे ओवर पावर करना चाहती हूँ और मैं उसको टेक ओवर कर रही हूँ, प्योर टेक ओवर है वो। तो बिल्कुल यही चीज है यहाँ पर, वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, दैट मीन्स जो ऑनर है, उनमें से कम 90% ऑनर जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो आपके पास वेंडी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर जरूर बनने को तैयार हों। यानी एनुअल जनरल मीटिंग में जिसमें ये डिसीजन लिया जा रहा है कि अमेलगमेट कर लें, आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा ना, तो शेयर होल्डर्स में कम से कम 90% शेयर होल्डर एग्री करने चाहिए और वो नई कंपनी में शेयर होल्डर भी बनने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ वाले शेयर होल्डर को पैसे दो और निकालो और वहां नए शेयर होल्डर आप लेकर आओ, तो वो आपके पास अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा। बट ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, अगर आप कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ के यहाँ नहीं ट्रांसफर करते तो आपके पास अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाता है। इज इट ओके? थर्ड सॉरी, परचेज कंसीडरेशन फ्रॉम वेंडी कंपनी इन इक्विटी शेयर। अब ये क्या भला होती है परचेज कंसीडरेशन? ठीक है, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि ये कंपनियां अपने बिजनेस को बेच रही हैं इस कंपनी को। इज इट ओके? जैसे हम एब्जॉर्प्शन में समझ सकते हैं कि मून लिमिटेड अपना बिजनेस स्टार लिमिटेड को बेच रही है, तो बेच रही है अपना बिजनेस, तो स्टार लिमिटेड से पेमेंट लेगी ना। तो जो
स्टार लिमिटेड को मून लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करने के बदले में पेमेंट देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। कहीं पे भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप सामान लेते हैं तो बदले में आप उसकी परचेज कंसीडरेशन देते हैं, मतलब समथिंग इन रिटर्न। यानी आपने अगर पेन लिया उसके पैसे देंगे, आपने शर्ट ली तो पैसे देंगे, आप किसी के घर में रह रहे हैं तो रेंट देंगे। तो दिस इज व्हाट परचेज कंसीडरेशन सॉरी। और परचेज कंसीडरेशन आप खरीद रहे हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट दी जा रही है। तो ये कह रहा है कि अब आपने इनका बिजनेस खरीद लिया मून लिमिटेड का, तो जो स्टार लिमिटेड है वो मून लिमिटेड के ऑनर्स को, जो कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है इसके अंदर, उनको इक्विटी ही देंगे, ठीक है ना। अगर वो इक्विटी के अलावा उनको कुछ और देते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को अगर कैश दे दिया जाए या उनको प्रेफरेंस दे दी जाए या उनको डिवेंचर्स दे दिए जाए, तो ये इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा, यानी उनको आपको क्या देनी है, इक्विटी ही देनी है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, ए लिमिटेड मान लो कॉस्मेटिक बिजनेस था, बी लिमिटेड भी कॉस्मेटिक बिजनेस था, अब इन दोनों को बंद कर अगर डी कंपनी बनती है और वो क्लॉथ कंपनी बन जाती है, तो दिस इज इन द नेचर ऑफ परचेज। चौथी कंडीशन ये है कि भाई सेम बिजनेस आप चलाना चाहते हो तभी तो आप मर्ज हुए हो ना, तभी अमेलगमेट हुए हो ना, क्योंकि आप दोनों सेम बिजनेस चला रहे थे, बस इसमें कुछ वीक पॉइंट था, इसमें कुछ वीक पॉइंट था, आप दोनों मिलकर उस वीक पॉइंट को दूर करना चाहते हो, तो सेम बिजनेस कैरी होना जरूरी है। उसके बाद अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर चाहिए तो डी कंपनी कभी ये नहीं बोलेगी कि ए कंपनी और बी कंपनी की जो बुक वैल्यूज गिवन होंगी एसेट एंड लायबिलिटी, हम इस पर नहीं लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, स्टार लिमिटेड कहती है मैं मून लिमिटेड की बिल्डिंग, वहां 5 लाख लिखी है, मैं तो 2 लाख ही मानती हूँ उसको, फर्नीचर जो है वो 2 लाख का लिखा है, मैं 1.5 लाख मानती हूँ उसको। तो यहाँ पर जो स्टार लिमिटेड है यानी जो वेंडी कंपनी है, उसने मून लिमिटेड की एसेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यूज को चेंज कर दिया। अगर चेंज कर दिया तो यहां पर ये अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। अगर आप एज इट इज जो बुक वैल्यूज है उनकी वो पिक कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो 5 कंडीशंस है, सारी एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द वेंडिंग कंपनी। कम से कम 90% वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर एग्री करने चाहिए कि वो अमेलगमेशन करेंगे, और उनको थर्ड पॉइंट ये है कि उनको इक्विटी ही दी जानी चाहिए स्टार लिमिटेड, सेम बिजनेस कैरी होना चाहिए, अलग बिजनेस नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। और मून लिमिटेड की एसेट एंड लायबिलिटीज में कोई भी बदलाव ना करा हो स्टार लिमिटेड। इज इट ओके? तो ये था आपके पास थियोरेटिकल कंसेप्ट पार्ट 1। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा, कंडीशन फॉर मर्जर ये आपके पास एग्जाम में बहुत बार आती है, और अगर आपको कंडीशन फॉर परचेज बोले तो आपको यही कंडीशन लिखकर नीचे ये लिखना है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाता है। आगे हम और पार्ट्स इसके डालेंगे जिसकी मदद से आप अमेलगमेशन के और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।